नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम देखेंगे बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो बंगाल स्कूल क्या, जिसे हमने पहले तक पढ़ा कि राजस्थान स्कूल, मतलब कि राजस्थान में जिस प्रकार की चित्रकला का निर्माण हुआ, इस शैली को, स्कूल मतलब शैली, तो उसको राजस्थान शैली या राजस्थान स्कूल के नाम से जानते हैं। मुगल शासकों के समय में जिसका निर्माण हुआ उसे मुगल स्कूल या मुगल शैली के नाम से जानते हैं। पहाड़ी राज्यों में जिस प्रकार का निर्माण हुआ उसे पहाड़ी स्कूल या पहाड़ी शैली के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार भारत के बंगाल राज्य में, मतलब कि उस समय में जो भारत था, तत्कालीन भारत के बंगाल राज्य में या बंगाल में जिस प्रकार से कला के संबंधित कार्य हुए या जो कलात्मक विवरण मिलता है, जो चित्रों की एक विधि मिलती है, चित्रों के विषय मिलते हैं, मतलब एक प्रकार की चित्रकला शैली जो बंगाल में पनपी, वही बंगाल स्कूल के नाम से जानी जाती है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से अभिप्राय है जब देश में भारत गुलाम था और यह कोशिश की जा रही थी कि कैसे लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भाव आए, राष्ट्रभक्ति की भावना आए, और कहीं न कहीं देश के आज़ादी के संघर्ष की बात आ रही थी। तो इसी में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और यह राष्ट्रवाद न केवल लोगों में विद्रोह के रूप में आया, बल्कि इसी राष्ट्रवाद को भारतीय संस्कृति में, साहित्य में, कला में देखा जा सकता है। इसीलिए इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में भी जाना जाता है। इस समय में बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बनी जो कि भारत के आज़ादी के संघर्ष से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत के इतिहास को, भारत की आज़ादी को बताया गया है। तो आइए हम चलते हैं बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर। लेकिन उससे पहले हम इसी कड़ी में समझते हैं कि कंपनी चित्रकला क्या है। अब यहाँ पर जब कंपनी चित्रकला की बात हो रही है तो आपको अच्छे से पता है कि भारत में सन 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजी प्रभुत्व की कंपनी थी, उन्होंने भारत को व्यापार के लिए चुना, लेकिन धीरे धीरे गुलाम बना लिया। अब ऐसे में जब अंग्रेज भारत आए, भारत में उन्होंने व्यापार स्थापित किया, तो ऐसे में भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको भुनाने का भी उन्होंने प्रयास किया। इसी उपलब्धि को हासिल करने के दौर में उन्होंने 18वीं शताब्दी में एक ऐसा कार्य हुआ उपनिवेशवाद के तहत ही, जिसमें पेंटिंग्स, ऐसी पेंटिंग्स बनी जिसमें भारतीय विषय भी थे तो यूरोपीय विषय भी थे। उन छोटे छोटे चित्र बनाए गए जो कि अंग्रेज आराम से अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे। इन चित्रों के विषय में जब बात की जाती है तो विभिन्न जीव जंतु या फिर दैनिक जीवन की घटनाएं, और इसके अलावा व्यक्ति चित्र आदि सभी का चित्रण देखने को मिलता है। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हुआ। तो यह चित्र कागज पर, हाथी दांत पर आदि पर बनाए गए हैं, और इसके प्रमुख केंद्र जब हम कह रहे हैं तो आपको पता है कि अंग्रेजों ने अपने मुख्य केंद्र के रूप में दिल्ली, मुर्शिदाबाद, लखनऊ, बंगाल आदि को चुना था, और इन्हीं क्षेत्रों में कागज एवं हाथी दांत पर बहुत सारे चित्र बने हैं। पहले तक राजा महाराजा संरक्षक थे या बड़े बड़े व्यापारी संरक्षक थे, अर्थात कि राजा महाराजा और व्यापारी कलाकारों से कार्य करवाते थे। लेकिन अब यहाँ पर चित्रकारों ने अपने नए संरक्षक या अपने नए ग्राहक, मतलब कौन से नए ग्राहक, अंग्रेज या कंपनी, तो इनके रुचि के आधार पर चित्र बनाने शुरू किए। ऐसे में अपने आसपास के जीवन के चित्र एवं इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐसे चित्र बनाने शुरू किए जो अंग्रेजों को
पसंद आए। अब ऐसे में यथार्थवादी चित्रण, यथार्थवादी मतलब जैसा है, मतलब रियल जैसा, रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनानी शुरू की, यथार्थवादी चित्रण करना शुरू किया, जो कि यूरोपीय शैली की विशेषता है। ऐसे चित्र हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो बीच बीच में चित्रों की फोटो आ रही है, चित्र पेंटिंग की इमेज आ रही है, आप समझ पा रहे हैं। बिल्कुल रियलिस्टिक, रियल जैसे और यथार्थवादी चित्र यहाँ पर बनने शुरू हुए, वह यूरोपीय शैली की विशेषता है। अब ऐसे में भारत में एक ऐसी मिश्रित शैली जन्मी जिसमें भारतीय और यूरोपीय कला का मिश्रण है, इसलिए इसे कंपनी शैली कहा जाता है। मतलब कि कंपनी, कंपनी का अर्थ अंग्रेजों की कंपनी भारत में स्थापित हुई, कंपनी जो अंग्रेजों की है, यूरोप की है वो, और भारत, दोनों की कला का मिश्रित रूप ही तो कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे में इस शैली के चित्रों की मांग जो है, मतलब क्यों बने, तो इस शैली के चित्रों की मांग न केवल भारत में रह रहे अंग्रेजों के लिए थी, बल्कि ब्रिटेन में रह रहे अंग्रेज भी इस प्रकार के चित्रों को पसंद करते थे। तो इसीलिए यह चित्र शैली, कंपनी शैली काफ़ी पनपी। ऐसे में इस शैली के प्रमुख कलाकार के रूप में सेवक राम का नाम आता है। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, गुलाम अली खान द्वारा बनाया गया वेश्याओं का समूह। तो यह चित्र हम इसके बारे में बाद में देखेंगे भी। अब यहाँ तक तो बात रही कंपनी शैली की। कंपनी शैली के बारे में एक बार फिर से समझ लीजिए कि कंपनी शैली जो है वह भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया, ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया। तो जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तो ऐसे में अंग्रेज भारत आए और अंग्रेजों ने कहीं न कहीं भारतीय चित्रकारों को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया कि उन्होंने भारतीय चित्रकारों की कृतियों को खरीदना शुरू किया। अब आप भी सोचो कि आपसे कोई चित्र खरीदेगा या आपसे कोई सामान खरीदेगा, तो आप कैसा सामान बनाओगे, उसकी रुचि का। तो ऐसे न ऐसे यहाँ की चित्रकारों ने कौन से चित्र बनाए जो अंग्रेजों को पसंद थे, अंग्रेजों के लिए रुचिप्रद थे। तो ऐसे में क्या किया कि विषय जो है या विधि है, तकनीक है, तो वो मिश्रित हो गई। मतलब कि अब चित्रकारों ने अपने आसपास के विषयों को तो बनाया, लेकिन ऐसे बनाया कि अंग्रेजों को पसंद आए। और यह चित्र न केवल भारत में रहने वाले अंग्रेजों को पसंद आते थे, बल्कि यूरोप मतलब कि ब्रिटेन में रहने वाले अंग्रेजों को भी पसंद आते थे। यदि प्रश्न आ जाए कि कंपनी शैली क्या, तो आपको लिखना है कि कंपनी शैली भारतीय एवं यूरोपीय शैली का मिश्रित रूप है, जो भारत में कंपनी के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, अतः इसे कंपनी शैली कहा जाता है। अगला आगे चलते हैं। हम इसी दौर में एक कलाकार जो भारत में पनपे, जिनका नाम है राजा रवि वर्मा। खैर हम देखते हैं कि राजा रवि वर्मा है कौन। तो राजा रवि वर्मा जो है, ये भारतीय कला के इतिहास में माइल स्टोन जो कहा जाता है, मील का पत्थर कला जगत में, वह माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह भारत में तेल चित्रण, ऑयल पेंटिंग, ऑयल कलर से चित्र बनाने वाले पहले भारतीय कलाकार थे। इन्होंने जो चित्र बनाए हैं, हम आज की तारीख में जो कैलेंडर देखते हैं या जो चित्र देखते हैं जिसमें राम, कृष्ण, राधा और पार्वती, शिव, गणेश जी, जिन सभी के चित्र देखते हैं, ये चित्र पहले तक नहीं थे। राजा रवि वर्मा ने अलग अलग तरीके के चित्र बनाए। किस आधार पे बनाए? नाटक और रंगमंच में जो किरदार होते थे उनका अध्ययन किया और इस आधार पर बनाए। तो ऐसे ये चित्र धीरे धीरे कैलेंडरों में दिखने लगे, इसीलिए इनकी शैली को
कैलेंडर शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक राजा दूसरे राजा की ओर इशारा कर रहा है और कृष्ण बैठे हुए हैं, इस तरीके का एक दृश्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चित्र वास्तविक चित्र जैसा है, रियल पेंट फोटो जैसा है, यथार्थवादी है। तो इस तरीके के चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाए हैं। अब ऐसे में इस पर यह भी समझ सकते हैं क्योंकि फोटोग्राफिक कैमरा आ गया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह फोटोग्राफिक कैमरा आने के बाद चित्रकारों पर भी प्रभाव पड़ा कि इस तरीके के चित्र बनाए जाए। तो फोटोग्राफिक कैमरा आने के साथ साथ चित्रकला की गुणवत्ता में भी गिरावट आने लगी। अब आगे समझिएगा, राजा रवि वर्मा जो है इनका जन्म केरल के किलिमन्नूर में हुआ था। केरल के किलिमन्नूर, केरल के को तो सभी जानते हैं, और उसी के किलिमन्नूर में हुआ था। अब यहाँ पर 1848 में इनका जन्म हुआ था। इनका संबंध त्रावणकोर राजघराने से भी है और इन्होंने अकादमिक शैली के चित्र बनाए हैं। मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि राजा रवि वर्मा को भारत में सबसे पहले तेल रंग से चित्र बनाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा एक और है ओलियोग्राफ। अब ओलियोग्राफ क्या है? तो ओलियोग्राफ जो है वह हमने पहले एक बार पढ़ा था कि प्रिंट मेकिंग, मतलब कि प्रिंट निकालना, छापा निकालना। तो राजा रवि वर्मा ने मुंबई के अंदर एक प्रेस स्थापित की थी 1898 में। अब उसमें क्या विशेषता थी? उसमें यह विशेषता थी कि वहाँ पर जो भी छापा चित्र निकाले जाते थे उसमें राजा रवि वर्मा की पेंटिंग के छापे होते थे। मतलब कि राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग जैसे बहुत सारी उसकी छाप निकाल दी जाती थी। जैसे हम वर्तमान में फोटोकॉपी करते हैं ना, प्रिंट निकालते हैं ना, उसी तरीके से बहुत सारी प्रिंट निकाली। अब यह प्रिंट बाजार में आई और यह प्रिंट कैसी थी? रंगीन थी। यदि ब्लैक एंड वाइट होती तो लिथोग्राफ कह देते, लेकिन रंगीन थी तो ओलियोग्राफ बनाए। तो ओलियोग्राफ के लिए भी इनको जाना जाता है। तो ऐसे में राजा रवि वर्मा भारत में पश्चिमी शैली, कौन सी शैली? पश्चिमी शैली, मतलब कि तेल द्वारा चित्रण करने की तकनीक को लाए और उन्होंने पश्चिमी शैली से भारतीय विषयों का चित्रण किया। भारतीय विषय मतलब क्या? तो रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऐसे जो भी विषय है उनका यहाँ पर चित्रण किया। तो ये थे राजा रवि वर्मा। लेकिन राजा रवि वर्मा को बाद में भारत में विदेशी की तरह माना गया। क्यों? क्योंकि विदेशी तकनीक इसलिए माना गया क्योंकि राजा रवि वर्मा की तकनीक तो विदेशी ही थी, विषय ही तो भारतीय थे, लेकिन भारत जो है उस समय गुलाम था और ऐसे में बंगाल में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा था। ऐसे में जिन लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना थी उन्होंने ये माना कि राजा रवि वर्मा ब्रिटिश तरीके से काम कर रहे हैं, यह गलत है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों पर चित्र बनाए हैं। इन्होंने भारत में ओलियोग्राफ लाए हैं और घर घर में जो कैलेंडर लगे हुए होते हैं उसमें धार्मिक चित्र होते हैं, मतलब कि राम, शिव, विष्णु आदि के, तो उन चित्रों का निर्माण किया। और इसके अतिरिक्त इन्होंने भारत में पहली बार तेल चित्रण की तकनीक का प्रयोग किया। तो ऐसे में राजा रवि वर्मा बिल्कुल खास हो जाते हैं। इनकी चित्र शैली यथार्थवादी चित्र शैली थी।
प्रश्न आ जाए राजा रवि वर्मा की चित्रशैली कैसी थी, यथार्थवादी चित्रशैली थी। भारत में ओलियोग्राफ लाने का श्रेय किसे जाता है, राजा रवि वर्मा को जाता है। राजा रवि वर्मा का भारतीय कला में प्रमुख योगदान क्या है, तो एक तो है तेल चित्रण की शुरुआत, दूसरा है ओलियोग्राफ, तो ये हमको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम जिस शब्द से चैप्टर की शुरुआत हुई थी, बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और बंगाल स्कूल क्या है, बंगाल स्कूल मतलब बंगाल के अंतर्गत बनाए गए चित्र या चित्रशैली, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या, भारत जब गुलाम था तो ऐसे में भारत में जो विद्रोह की लहर थी वो कलाओं में भी देखी जाती है, और यही कला में देखने पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात होती है वो चित्रकला में भी देखने को मिलती है। ऐसे में क्या फर्क आया, जिसे मैंने पहले तक कहा था कि कंपनी शैली आई मतलब अंग्रेजों का प्रभाव, उसके बाद राजा रवि वर्मा लेकिन अब जब भारत में राष्ट्रवाद की बात आती है तो ऐसे में एक आंदोलन भारत में चला जो कि चित्रकला में भी देखने को मिलता है। ऐसे में भारत में अनेक कला विद्यालयों की स्थापना हुई और इसी के तहत शांति निकेतन नामक एक विद्यालय की भी स्थापना, भारत का कला विद्यालय एक स्थापित हुआ जो कि पश्चिमी बंगाल में है। इस राष्ट्रवादी आंदोलन के यदि हम महत्वपूर्ण किरदारों को देखें, महत्वपूर्ण लोगों को देखें, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु जैसे अनेक व्यक्तित्व हैं, उनका नाम आएगा। लेकिन सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर और ई.बी. हेवेल, ये दो है जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। ई.बी. हेवेल कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंसिपल बन के आए, और जब प्रिंसिपल बन के आए तो उन्होंने भारतीय कला के लिए अपना एक सकारात्मक दृष्टिकोण, रवैया बनाया, और उन्होंने जागरूक किया कि जब भारतीय कला इतनी समृद्ध है, इतनी विकसित है, तो फिर क्यों भारतीय कला का ह्रास हो रहा है। ऐसे में अवनींद्रनाथ टैगोर और ई.बी. हेवेल दोनों ने मिलकर भारतीय कला को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, भारतीय कला के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब यहाँ पर चित्रकला शैली भी भारतीय थी और विषय भी भारतीय थे। अभी तक राजा रवि वर्मा को पढ़ा था जिनके विषय तो भारतीय थे, लेकिन चित्रण करने की शैली जो है वो यूरोपीय थी, तेल चित्रण शैली थी। लेकिन यहाँ पर चित्रण शैली भी भारतीय थी, मतलब जैसे हमने अजंता में पढ़ा था टेम्परा टेक्निक, उसके अलावा फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सेको, ऐसी जो तकनीक है, इसके अलावा वाश तकनीक, इस तरीके की तकनीक का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा था। अब ऐसे में आगे थोड़ा सा समझिएगा, 1896 का जो समय है वह भारतीय कला के रूप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास बहुत खास बातें आएंगी। पहला, भारत में पहली बार कला विद्यालयों की स्थापना हुई। कौन से? तो एक हुई कोलकाता में, लाहौर में, बम्बई में, मद्रास में, मतलब 4 जगह पे कला विद्यालय स्थापित हुए। कहाँ कहाँ? कोलकाता, लाहौर, बम्बई और मद्रास, यहाँ पर कला विद्यालय स्थापित हुए, जिसमें कलकत्ता में क्राफ्ट, धातु शिल्प, फर्नीचर आदि से संबंधित काम आरंभ में हो रहा था। लेकिन ई.बी. हेवेल के आने के बाद से एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया, एक नया दौर आया। तो ई.बी. हेवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर आदि ने भारतीय परंपरा की जो तकनीक है, विषय है, उसको भी यहाँ के पाठ्यक्रम में जोड़ा। तो ऐसे में यहाँ पर एक चित्र का नाम आएगा, आगे पेंटिंग भी आएगी, जर्नीस एंड, यात्रा का अंत, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है। लेकिन इससे आगे चलते हैं
तो पार्थ मित्तर ने कला इतिहासकार है जिन्होंने लिखा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के छात्रों की पहली पीढ़ी भारतीय कला की गुम हुई शैली और विषय को पुनर्प्राप्त करने में लगी हुई थी। अब यहाँ पर पता चल जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के जो योगदान है उसके बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्यों ने भारत की जो कला है उसको सामने लाने का प्रयास किया और भारत में एक सोसाइटी की स्थापना हुई जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, और उसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। अब यहाँ पर क्रमशः कलाकारों का नाम आता है शितेंद्रनाथ मजूमदार और AR चुगताई, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। तो यहाँ पर शितेंद्रनाथ मजूमदार की एक कृति है रासलीला और दूसरी है AR चुगताई की कृति है राधिका। दोनों ही महत्वपूर्ण है, हम आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। अब शांति निकेतन की शुरुआत होती है। जो शांति निकेतन मैंने पहले तक नाम लिया था, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर आदि के महत्वपूर्ण योगदान से होती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस को शांति निकेतन में बुलाया और विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कला भवन स्थापित किया जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय था। अब यहाँ कला भवन में नंदलाल बोस ने अपने शिष्यों के माध्यम से कला के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पर जो बात आती है, पहला तो है वुडकट। वुडकट क्या, जो लकड़ी होती है ना उसको कट करके और उस पर स्याही लगाकर और उसके छापे लिए जाते हैं जिसे वुडकट कहते हैं। तो वुडकट जो शैली है, वुडकट तकनीक है प्रिंट की, उसे काम में लिया और उन्होंने 1937 में हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के अंतर्गत चित्र बनाए। और क्यों बनाए, तो महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को 1937 में हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। अब यहाँ पर हरिपुरा पोस्टर जो है वो बहुत फेमस भी हुआ है। और वो क्यों फेमस हुआ है, तो इसमें एक किसान खेत को हल जोतता हुआ, एक ढाकी जो कि ढोल बजाता हुआ, जैसे अनेक चित्र बनाए गए जिनका संबंध भारत की दैनिक जीवन की घटनाओं से है और जो जन सामान्य की घटनाओं से है। तो इस प्रकार का यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब नंदलाल बोस 1937 में महात्मा गांधी के आमंत्रण पर हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में पोस्टर डिजाइन करने गए थे। इसके अतिरिक्त एक और कलाकार का नाम आता है के वेंकटप्पा। हमें नाम ध्यान रखने हैं इन कलाकारों के। इसके अलावा एक और नाम आता है यामिनी राय। यामिनी राय लोक कला शैली से प्रभावित कलाकार है। इन्होंने स्थानीय जनजीवन की जो घटना है उन्हें चित्रित किया, लोक कलाओं को देखा, लोक कला से प्रभावित हुए, पटुआ शैली जो है उससे प्रभावित हुए। तो इस तरीके का काम इनके अंतर्गत देखा जाता है, यामिनी राय के अंतर्गत। और नाम से ध्यान रखना, यामिनी राय एक पुरुष चित्रकार है, महिला नहीं, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम देखें तो ग्लैडस्टोन सोलोमन जो है वह बंबई में जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की स्थापना के बाद वहां पर प्रिंसिपल बन के आए। कहां पर, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बंबई में। कौन आया, ग्लैडस्टोन सोलोमन। तो उन्होंने भी भारत में अपना योगदान दिया, लेकिन उन्होंने किस प्रकार योगदान दिया, उन्होंने यथार्थवादी चित्रण, रियलिस्टिक पेंटिंग की ओर ध्यान दिया। तो बंगाली स्कूल के कलाकारों ने भारतीय कला तकनीक और भारतीय विषयों की ओर ध्यान दिया। अब पहले तक तो राष्ट्रवाद आता है, लेकिन बाद में अखिल एशियावाद आता है और आधुनिकतावाद आता है। जब भारत में अंग्रेजों के विरोध में एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, विद्रोह पनपा, ऐसे में कला में भी आया। और 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, इसी के आसपास भारत में
एक पेंटिंग बनी जिसका नाम है भारत माता। अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ ठाकुर टैगोर या जो भी कहे, क्योंकि ठाकुर भी कहा जाता है टैगोर भी कहा जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर चित्र बनाए 1905 में बंगाल विभाजन के आसपास। इसके अतिरिक्त स्वदेशी की जब बात आई तो जापान से कलाकार आए थे ओकाकुरा, काकुजो ओकाकुरा, जो कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने गए थे और यहीं पर अवनींद्रनाथ टैगोर भी मिले। तो उन्होंने देखा कि भारत में यहाँ पर दो जापानी कलाकारों जो कि शांति निकेतन में थे, तो भारतीय छात्रों को वाश पेंटिंग सिखा रहे थे। मतलब कि भारत में वाश तकनीक का उदय होता है। वाश तकनीक जापानी कलाकारों से सीखी भारत में, और सबसे पहले वाश तकनीक के कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर है, तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1922 में भारत में एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत में आधुनिक यूरोपीय कला आई, और पॉल क्ले कैंडिस्की जो कि जर्मनी के बहुत कला का हिस्सा थे, उन्होंने कलकत्ता में अपनी प्रदर्शनी लगाई। इसमें यह बात थी कि यह यूरोपीय अकादमिक शैली का जो बात है उससे अलग स्वदेशी कलाकार प्रेरित हुए थे। उन्होंने अमूर्त कला का सृजन किया, ज्यामिति आकार आए, और ऐसे में ज्यामिति आकार वर्ग वृत्त रेखा आदि को देखा, और भारत में कहीं न कहीं पाश्चात्य शैली की जो गणवाद है, मतलब घनाकार और इस तरीके की बातें, तो रूप पर आधारित कला वो आई। और ऐसे में गगनेंद्र नाथ टैगोर जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के भाई हैं, उन्होंने इनकी शैली को देखा और पाश्चात्य शैली को अपनाया, और भारत के प्रथम गणवादी चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा गगनेंद्र नाथ टैगोर को कार्टूनिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, कैरिकेचर आर्टिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरीके से गगनेंद्र नाथ टैगोर भी महत्वपूर्ण है। आधुनिकवाद की विभिन्न अवधारणाएं पश्चिमी और भारतीय, जहां बंगाल में द फ्यूचरिज्म ऑफ यंग एशिया, मतलब कि भारतीय आधुनिक और पारंपरिक कला समानांतर चल रही है। जहां पहले तक यूरोपीय प्रभाव देखने को तो मिल ही रहा है, इसके अलावा फारसी प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर तीन बातें एक साथ चलती है। एक, बंगाल जहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ और भारतीय कला तत्वों की ओर ध्यान दिया गया। मुंबई जहाँ पर ग्लैडस्टोन सोलोमन जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स मुंबई के प्रधानाचार्य बन के आए, और यूरोपीय यथार्थवादी चित्रण तकनीक की ओर ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जापान से वाश तकनीक सीखी, गगनेंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने यूरोपीय कलाकार पॉल क्ले कांडिस्की जिनकी 1922 में कोलकाता में प्रदर्शनी हुई प्रभावित हुए और गणवादी चित्र बनाए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ प्रमुख नाम के वेंकटप्पा, ई.बी. हेवेल, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर उसके बाद नंदलाल बोस 1937 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी के आमंत्रण पर चित्र बनाए। ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। अब ऐसे में, और इसके अलावा जो 4 प्रमुख विश्वविद्यालय की भारत में स्थापना, कला विद्यालय की स्थापना हुई थी, जिनका नाम है मद्रास, लाहौर, मुंबई और कोलकाता, तो ये हमको याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ कुछ प्रमुख चित्रों को। अब चित्रों में सबसे पहला चित्र तो है ये कंपनी शैली से संबंधित वेश्याओं का चित्र, जो कि सैन डिएगो कला संग्रहालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में संग्रहित है, जिसे गुलाम अली खान ने 1800 से 1825 के बीच में बनाया है। एक और चित्र जिसे राजा रवि वर्मा ने बनाया है, और यह महाभारत से संबंधित दृश्य है जिसमें कृष्ण बैठे हुए हैं, और ऐसा ही एक और चित्र जो कि नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया, जिसमें ढाकी ढोल बजाते हुए बताया है, और हरिपुरा
पोस्टर जो है 1937 में हरिपुरा के जो पोस्टर बनाए गए उसके अंतर्गत इसे लिया जाता है। इसके अलावा एक और चित्र जिसमें के वेंकटप्पा द्वारा बनाया हुआ है और राम का विवाह, यह चित्र का नाम है। राम और सीता का जो विवाह हुआ उसे बताया गया है और यह चित्र 1914 में बनाया गया है। एक और चित्र हम आगे देखते हैं, अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया। अमृता शेरगिल कौन है इसके बारे में भी हम अगले कक्षा में देखेंगे। तो अमृता शेरगिल का बना हुआ एक चित्र जो कि 1941 में बनाया गया है। यह हंगरी बुडापेस्ट से आई थी। भारतीय मूल की विदेशी कलाकार जो है वह अमृता शेरगिल है। इन्होंने ऑयल पेंटिंग में काम किया है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न आता है भारतीय चित्रशैली के सबसे पहले भारतीय कलाकार, ऐसे पहले भारतीय कलाकार जिन्होंने तेल चित्रण पे काम किया, तो राजा रवि वर्मा उत्तर लिखना है। यह चित्र नई दिल्ली में संग्रहित है, ओट बनाए हैं, 1941 में बनाया है। अब इसके अलावा प्रमुख चित्र टिलर ऑफ द सॉयल। अब टिलर ऑफ द सॉयल खेत की जुताई करते हुए एक व्यक्ति को बताया गया है। आगे बैल है, पीछे एक कृषक है जो खेत की जुताई कर रहा है। यह कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बनाया गया चित्र है जिसे नंदलाल बोस ने बनाया है और एक किसान को खेत की जुताई करते हुए दिखाया गया है। यह चित्र बहुत ही प्रभावी चित्र है जिसमें पटुआ लोक कला का प्रभाव भी देखा जाता है। यहाँ पर अलंकरण की अभिव्यक्ति, सुस्पष्ट रंग योजना और प्रकृति का सम्मिलन भी देखा जा सकता है। यह चित्र गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। प्रश्न आ सकता है सीधे नाम से, सोलर ऑफ द टियल जो है, टिलर ऑफ द सॉयल है, जो जिसका दूसरा नाम है खेत की जुताई करते हुए किसान। तो यह चित्र देखो। दूसरा है रासलीला। रासलीला शितेंद्रनाथ मजूमदार का चित्र है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसमें कृष्ण और साथ में गोपियों को दिखाया गया है। यह चित्र शितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा वॉश तकनीक से बनाया गया है। वॉश तकनीक का अर्थ है वाश मीन्स धोना, तकनीक मतलब तकनीक। जब कागज पर किसी चित्र को बनाया जाता है तो पहले रंगों से चित्र को बनाया जाता है, उसके बाद उस पर पानी बिखेरा जाता है जिससे रंग हल्के हो जाते हैं। इस प्रकार से क्रम से 4-5 बार इस क्रिया को किया जाता है। तो इस तरीके से जो चित्र बनाए जाते हैं वह वाश तकनीक के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो महिलाएं बनाई गई है ग्रामीण परिवेश से है, मतलब दुबली पतली है और साधारण भाव भंगिमाएं हैं। तो इस तरीके के विषय बनाए हैं। इसके अलावा श्री चैतन्य का जन्म, सखी और राधा, लक्ष्मी, राधा का मन भजन, इस तरीके के अनेक चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। भागवत पुराण और गीत गोविंद को इन्होंने आधार बनाया है, मतलब धार्मिक चित्रों, धार्मिक विषयों पर काफ़ी ज़्यादा चित्रण किया है। एक और चित्र राधिका, जिसे ग्लूमी राधिका भी कहा जाता है। यह अब्दुल रहमान चुगताई का चित्र है, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का। अब यह चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। इस चित्र में मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने वाश और टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया है। हम यदि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में बात करें तो उनके पूर्वज जो हैं या वंशज जो है वह शाहजहाँ के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद थे, मतलब कि यह मुगल शैली से संबंधित थे इनके पूर्वज, और जिन्होंने जामा मस्जिद, लाल किला और आगरा का ताजमहल भी डिज़ाइन किया था। अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस से यह प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। इन्होंने वाश तकनीक सीखी, टेम्परा तकनीक सीखी और बहुत ही अच्छे चित्र बनाते थे। इन्होंने भारतीय इस्लाम संबंधित, लोक कलाओं से संबंधित, महान विभूतियों के चित्र, राजपूत और मुगल संबंधित विषयों पर चित्र बनाए हैं। राधिका चित्र में भी पृष्ठभूमि में रोशनी और छाया का सरलीकरण दिया है। एक राधा को आकर्षक रूप से खड़े हुए दिखाया गया है, राधा उदास है, इस तरीके के चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उमर खयाम, स्वप्न, हीरामन तोता, वृक्ष के नीचे महिला, संगीतकार महिला और एक कब्र के पीछे आदमी, महिला दीपक जलाती हुई जैसे चित्र इनके प्रमुख विषय है। एक और चित्र सिटी इन द नाइट, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का चित्र, घनवादी चित्र। जैसा कि हमने पहले कहा है, इस चित्र में वर्ग, वृत्त और आयत और आदि आकृतियाँ देखने को मिलती है। गगनेन्द्रनाथ, यही तो घनवाद है और घनवाद शैली
के पहले भारतीय कलाकार के रूप में गगनेनाथ टैगोर को जाना जाता है। 1922 में इस चित्र को उन्होंने बनाया था। इसके अलावा द्वारका, स्वर्णपुरी जैसे चित्र इनके हैं। और यहाँ पर जो चित्र है सिटी इन द नाइट, तो इसमें भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, रंग चमकदार रंग है, कृत्रिम प्रकाश है, ऐसी वस्तुएं यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके अलावा एक और है राम वैक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। असल में ये समुद्र का मान भंग करते हुए राम। तो जब ये कथा रामायण की है, जब राम श्रीलंका जा रहे थे, जब सीता का हरण हो गया था और समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, ऐसे में राम ने समुद्र से निवेदन किया कि रास्ता दो, नहीं दे रहा था। समुद्र को जब रास्ता देने के लिए मजबूर किया, तो इस कहानी का चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ऐसे में राम अपनी सेना के साथ समुद्र पार करना चाहते हैं। समुद्र देव वरुण देव से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं आता तो राम क्रोधित हो जाते हैं और वरुण देव को मारने के लिए धनुष और बाण उठाते हैं। तुरंत वरुण देव आते हैं और राम को शांत करते हैं। इस प्रकार की यह घटना यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा भी अहिल्या की मुक्ति, राम का धनुष तोड़ना, सीता का विवाह से पहले राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी को पार करते हुए सीता हरण, जटायु, अशोक वाटिका में राम का तिलक आदि घटनाओं का चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आज हमने देखा बंगाल शैली और राष्ट्रवाद में पहला तो कंपनी शैली, मतलब कि अंग्रेजों के प्रभाव से पनपी हुई शैली। इसके अलावा हमने देखा दूसरा राजा रवि वर्मा और तीसरा बंगाल और राष्ट्रवाद। बंगाल और राष्ट्रवाद में वास्तु तकनीक, टेम्परा तकनीक आदि को ध्यान रखना है। इसके अलावा इन चित्रों को ध्यान रखना है तो हमारा काम हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ और आप सभी निश्चय ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें।